जय हिंद। मैथ्स बेसिक सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बीएसएससी सीजीएल फोर्थ का मॉडल प्रैक्टिस सेट 7 देखेंगे। इसमें हम लोग जीके जीएस का टोटल 75 क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो कि सामान्य अध्ययन से है, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन में कह रहा है, मुद्रास्फीति को कम करने के लिए सरकार एक संकुचनकारी राजकोषीय नीति में क्या कर सकती है? बताइए, 4 ऑप्शन है। पहला है कि करों में कमी और खर्च में वृद्धि करके धन की मात्रा कम कर सकती है। करों को बढ़ाकर और खर्च को कम करके धन की मात्रा बढ़ा सकती है। करों में कमी और खर्च में वृद्धि करके धन की मात्रा बढ़ा सकती है। करों को बढ़ाकर और खर्च को कम करके धन की मात्रा कम की जा सकती है। कौन सा ऑप्शन सही है पहला का? ऑप्शन नंबर 4, करों को बढ़ाकर और खर्च को कम करके धन की मात्रा कम की जा सकती है। ठीक है। दूसरा देखिए, राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा किसके द्वारा समर्थित की गई? किसके द्वारा समर्थित की गई? बताइए दूसरा का। 4, रूसो। तीसरा देखिए, प्रसिद्ध शासक हर्षवर्धन निम्न में से किस वंश से संबंधित था? पुष्यभूति। 4 में क्या करा? भारतीय संविधान के किस संशोधन को दल बदल विरोधी संशोधन माना जाता है? 52वां संशोधन। 5वां है, बिहार से अलग कर उड़ीसा को नया प्रांत बनाया गया। 1936। छठा में कह रहा है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा इसकी प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया? 42वां संशोधन। 7 में, राष्ट्रीय हरित अधिकरण। राष्ट्रीय हरित अधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी के संदर्भ में निम्न में से कौन इसकी एक पीठ नहीं है? भुवनेश्वर। राजपूत वर्ग के एक विध्वंसक आईएनएस रंजीत को में सेवा से मुक्त किया गया। विशाखापट्टनम में सेवा से मुक्त किया गया, मतलब राजपूत वर्ग के एक विध्वंसक आईएनएस रंजीत को विशाखापट्टनम में सेवा से मुक्त किया गया। ठीक है। बेकिंग सोडा नामक आम रसोई सामग्री का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। कौन सा अनुच्छेद संघ या राज्य की सेवा में व्यक्तियों को सैनिक शासन के दौरान उनके द्वारा की गई किन्हीं कार्यवाहियों के संदर्भ में संरक्षित करने के लिए संसद को प्राधिकृत करता है? अनुच्छेद 33 से 34। ठीक है, 33-34। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ में स्थित है?
नई दिल्ली में स्थित है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ठीक। 12 हड़प्पा स्थल लोथल डैश में स्थित है। गुजरात। हड़प्पा स्थल लोथल गुजरात में स्थित है। ठीक। 13 देखिए, शिलालेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एथनोग्राफी, एपिग्राफी, आर्कियोलॉजी, न्यूमिस्मेटिक्स। एपिग्राफी, शिलालेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। न्यूमिस्मेटिक्स सिक्कों का अध्ययन कहलाता है। ठीक है। 14 भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और दायित्व निर्दिष्ट करती है? 12वीं, 11वीं, 9वीं, 10वीं। 11वीं। ठीक है। 15 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? अल्फ्रेड वेगेनर। अल्फ्रेड वेगेनर। 16 पैठनी की पारंपरिक बुनकरी कला है? पैठनी कहाँ की पारंपरिक बुनकरी कला है? पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक। महाराष्ट्र। पैठनी महाराष्ट्र की पारंपरिक बुनकरी कला है। राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी या कौन है? राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित प्रथम महिला कौन है? पूनम यादव, कर्नम मल्लेश्वरी, पीटी उषा, मैरी कॉम। कर्नम मल्लेश्वरी। राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित प्रथम महिला कर्नम मल्लेश्वरी है। सांसद आदर्श ग्राम योजना का उद्देश्य क्या है? संसद सदस्यों द्वारा गांवों को गोद लिया जाना। आजाद दस्ता का गठन क्यों हुआ? उपयुक्त 2 एवं 3 दोनों के लिए, तोड़फोड़ की कार्रवाइयों के लिए, युद्ध कार्यों में सरकार को बाधा पहुंचाने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में स्थित है। ठीक है। 21 पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि है? 1956 से 61, 1974 से 79, 1992 से 97, 1980 से 85। 21 का कौन सा ऑप्शन सही है? 2 1974 से 1979। ठीक है। 22 निम्न में कौन सार्क का भाग नहीं है? अफगानिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भारत। म्यांमार। 23 स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत द्वारा कौन सा आर्थिक मॉडल अपनाया गया? मिश्रित अर्थव्यवस्था। राष्ट्रीय पोषण संस्थान किस शहर में स्थित है? बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, चंडीगढ़। हैदराबाद। 25 गोटीपुआ नृत्य निम्न में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है?
गोवा, ओडिशा, झारखंड, असम। ओडिशा। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में स्थित है? महाराष्ट्र। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? 121वां, 126वां, 136वां, 131वां? कौन सा है? 131वां। 28 महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों का सभापतित्व किया गया? 1। 29 मदरलैंड समाचार पत्र कौन शुरू किया? मजहरुल हक। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वाधिक घनी आबादी वाला शहर है? कल्याण। वर्ष 1965 में निम्नलिखित में से किस कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पहली बार घोषित किया गया? कपास, तंबाकू, धान, गेहूं? धान। वर्ष 1965 में निम्नलिखित में से किस कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी क्या है? एमएसपी। एमएसपी पहली बार घोषित किया गया? धान। ठीक है। 32 ऑपरेशन संकट मोचन किससे संबंधित है? बाढ़ राहत कार्य, दक्षिणी सूडान से भारतीयों को सुरक्षित निकालना, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन, उपयुक्त में से कोई नहीं? कौन सा ऑप्शन सही है 32 का? 2 नंबर ऑप्शन सही है। दक्षिणी सूडान से भारतीयों को सुरक्षित निकालना। 33 सरकार द्वारा विकसित भारत 2047 के अंतर्गत किशोरियों को कौशल प्रदान करने के लिए शुरू की गई पहल का नाम क्या है? नव्य। नव्य नहीं होगा यहाँ, नव्या होगा। NAVYA। नव्या। क्या होगा? नव्या या नव्य भी बोल सकते हैं, पर नव्या ऐसे बोला जाता है, नव्या है ना। 34 जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मारा गया? चंदावर 1193 ईस्वी। कनौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? कनौज से पूर्व यानी कनौज से पहले हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? थानेश्वर। कहाँ का? थानेश्वर। 36 बिहार का एकमात्र जिला जहां गांजा का उत्पादन होता है? बेगूसराय। पंजाब के किस गांव ने हॉकी के सर्वाधिक ओलंपिक खिलाड़ी दिए गए हैं? पंजाब के किस गांव ने हॉकी के सर्वाधिक ओलंपिक खिलाड़ी दिए हैं? ऑप्शन नंबर 4 संसारपुर।
कौन सा? संसारपुर। 38। विश्व की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है? ऑप्शन नंबर 4, संघाई की मागलेव। कौन सा है? संघाई की मागलेव। 39 देखिए, समुद्री क्षेत्र में भारत की पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी एनबीएफसी का नाम क्या है? एनबीएफसी का नाम क्या है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ये रहा 4 गो। कौन सा पूछ रहा था? एनबीएफसी। एनबीएफसी का नाम क्या है ना? पहला देखिए क्या करा, मेरी टाइम, मेरी टाइम इंडिया फाइनेंस कॉरपोरेशन। दूसरा है सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। तीसरा है तटीय अवसंरचना वित्त निगम। चौथा है भारतीय समुद्री विकास बैंक। कौन सा एनबीएफसी का फुल फॉर्म है? वही होगा। समुद्री क्षेत्र में भारत की पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी एनबीएफसी का नाम क्या है? बताइए। ऑप्शन नंबर 2 है सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। कौन सा है? सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। 40। यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी, भारत अफगान मैत्री का यह गाना किस फिल्म में फिल्माया गया है? वाह, ये भी सब क्वेश्चन पूछता है। ऑप्शन नंबर 3, जंजीर। यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी, भारत अफगान मैत्री का यह गाना किस फिल्म में फिल्माया गया है? जंजीर। बताइए। अब फिल्म का गाना भी याद करेंगे कौन सा फिल्म का है। मतलब कुछ भी क्वेश्चन पूछ देता है। आगे देखिए 41। आपको कॉलेज जाना चाहिए और अपने मस्तिष्क को ज्ञान से परिपूर्ण करना चाहिए, यह किसका कथन है? एंजेला मर्केल, मिशेल ओबामा, महाश्वेता देवी, नीता अंबानी। नीता अंबानी। 2, मिशेल ओबामा। कौन सा? मिशेल ओबामा। विश्व का विशालतम न्यायिक प्राधिकरण है? इलाहाबाद हाई कोर्ट। 43। हाथ से मैला उठाने के कार्य को भारत में कब से प्रतिबंधित किया गया है? 1993। 44। 2029 में टाइटन्स अंतरिक्ष मिशन 2029 में टाइटन्स अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाला पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बनेगा? जाह्नवी डांगेटी। जाह्नवी डांगेटी। 45। मिट्टी का स्वास्थ्य परिपत्र के संबंध में क्या सत्य है? उपयुक्त सभी। यह निःशुल्क प्राप्त होता है। यह अधिक उपज के लिए मिट्टी की गुणवत्ता वृद्धि हेतु जानकारी देता है। यह फसल के आवश्यकता अनुसार उर्वरक की सही मात्रा की जानकारी देता है। सभी सही है। ठीक है। 46 नंबर, भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है। इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी?
13 मई 1952। 47। बिहार का पहला और इकलौता मीठे पानी में रहने वाला कछुआ के लिए पुनर्वास केंद्र कहाँ बनेगा? भागलपुर। 48। रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिणी अफ्रीका के पीटर मरिट्जबर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था? 1893। 49। एलन मस्क के एक्स द्वारा नया मैसेजिंग ऐप एक्स चैट, यहाँ चौट लिख दिया, एक्स चौट होना चाहिए था, हमको लगता है एक्स चैट किस प्रोग्रामिंग भाषा पर बनाया गया है? रस्ट्र। कौन सा है? रस्ट्र। 50। भक्ति आंदोलन के उत्तर भारत में लाने का श्रेय इनमें से किसको जाता है? रामानुज, मध्वाचार्य, रामानंद, रामदास। रामानंद। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से देखेंगे, क्या है? सामान्य विज्ञान। अब सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। उस समय सामान्य अध्ययन हम लोग देख रहे थे 1 से 50 तक। अब हम लोग 51 से 75 क्वेश्चन तक सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है? तो देखिए 51 नंबर क्वेश्चन में क्या करा। प्रकाश की तीव्रता के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं? लक्स मीटर। दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:9 है तो उनके वेगों का अनुपात होगा 2:3। ठीक है, देखिए 52 का ही है। दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:9 है तो उनके वेगों का अनुपात होगा। उत्तर था 2:3, यही ना। देखिए इसका सोल्व किया गया है इसको। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है K बराबर 1/2 mv²। ठीक होता है यदि द्रव्यमान m समान है तो। ठीक, ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी है जो जूल में है। ठीक, और m क्या है? वस्तु का द्रव्यमान केजी में, और v क्या है? वस्तु का वेग मीटर प्रति सेकंड में। ठीक, तो द्रव्यमान m समान है तो देखिए कि कहीं कहीं के से काइनेटिक, ई से एनर्जी, इस तरह से भी लिखा हुआ रहता है के ई बराबर हाफ mv², या कहीं कहीं इस तरह से भी लिखा हुआ रहता है के बराबर हाफ mv²। ठीक है, दोनों एक ही फॉर्मूला है। तो देखिए K1/K2 बराबर V1 का स्क्वायर बट्टा V2 के स्क्वायर। ठीक, अब देखिए K1 कितना हो गया? 4, K2 9। 4:9 था तो 4/9 हो गया। अनुपात को बट्टा में भी लिखा जाता है तो 4/9 हो गया बराबर V1 अब V2 का होल स्क्वायर कर दिए, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बराबर, अब देखिए V1/V2 ये स्क्वायर है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? रूट में हो जाएगा। तो उसी को क्या किया है? V1/V2 बराबर 4/9 को रूट में कर दिया, यानी स्क्वायर हटने पर क्या हो गया? ये रूट में आ गया। ठीक है, ये 4/9 रूट में आ गया तो 4 रूट से बाहर निकलेगा 2 और 9 रूट से बाहर निकलेगा तो 3। ठीक है, तो इसी को 2/3 लिखिए या 2:3 भी लिख सकते हैं। ठीक है,
53 देखिए, गुरुत्व के अधीन विरामावस्था से मुक्त रूप से गिरने वाले किसी कण के मामले में समय, जिसको स्मॉल टी में टी से दिखाया गया है, समय में विस्थापन, विस्थापन को स्मॉल डी से, ठीक। तो विस्थापन का विवरण किसमें सही दर्शित है, किसमें सही दर्शित है, मतलब चार पिक्चर दिया गया है, ठीक है। उसमें से आपको बताना है कौन सा पिक्चर सही है, फिगर सही है, ठीक है। देखिए, पहला फिगर इस तरह से है, दूसरा फिगर, तीसरा फिगर, और ये रहा चौथा फिगर, ठीक है। बताइए, गुरुत्व के अधीन विरामावस्था से मुक्त रूप से गिरने वाले किसी कण के मामले में समय में विस्थापन का विवरण किसमें सही दर्शित है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा ऑप्शन सही है? कौन सा सही है? एक नंबर सही है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है? एक नंबर, ठीक। 54 में देखिए क्या करा, करा एक उपभोक्ता दैनिक, मतलब डेली, दैनिक यानी डेली, एक उपभोक्ता दैनिक 4 घंटे के लिए के 5 लैंपों, मतलब 4 घंटा के लिए 5 लैंप, 2 घंटा के लिए 125 वाट के टेलीविजन, ठीक, ऐसे होता है। क्वेश्चन देखिए गलत है, करा है कि एक उपभोक्ता दैनिक 4 घंटे के लिए 5 लैंपों, 2 घंटे के लिए 125 वाट के 100 वाट एक टेलीविजन और 1 घंटे के लिए 500 वाट की एक विद्युत इस्त्री का उपयोग करता है। 400, सॉरी, 40 पैसे प्रति यूनिट, क्या है, 40 पैसे प्रति यूनिट की दर से प्रतिदिन के कुल नोड का ऊर्जा व्यय होगा। यहाँ कहने का मतलब है कि 4 घंटे के लिए 5 लैंप जलाता है जो कि 100 वाट का है, और 2 घंटा के लिए एक टेलीविजन चलाता है जो कि 125 वाट का है, और 1 घंटा के लिए एक इस्त्री यानी एक आयरन चलाता है जो कि 500 वाट का है, ठीक। और यूनिट जो उसका उठता है 40 पैसे प्रति यूनिट की दर है, ठीक है। तो बताइए कुल नोड का ऊर्जा व्यय होगा, कितना रुपया होगा? 1 रुपया 10 पैसा, कितना होगा? 1 रुपया 10 पैसा, ठीक है। नहीं समझ में आया होगा तो देखिए समझाते हैं हम आप लोग को भी। देखिए, यही है 54 नंबर। इस प्रश्न में निम्नलिखित उपयोग के आधार पर दैनिक बिजली लागत पूछी गई है, ठीक है। 5 लैंप प्रत्येक 4 घंटे, इस तरह की समस्याओं में मानक लैंप के लिए अनुमानित वाट क्षमता अक्सर गायब होती है। हालांकि विकल्पों और मानक संदर्भ को देखते हुए यदि हम मान लें कि ये 100 वाट के लैंप है तो मेल खाती है, ठीक है। उसमें मतलब क्वेश्चन में जो है उलट पुलट के दिया था, इसलिए समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो जैसे देखिए, एक टेलीविजन 125 वाट, ठीक है, 2 घंटे के लिए। एक इलेक्ट्रिक आयरन 500 वाट 1 घंटे के लिए। और दर जो है 40 पैसे प्रति यूनिट, 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा। और यहाँ देखिए टेलीविजन और इलेक्ट्रिक आयरन ये दिया गया है, और यहाँ देखिए एक टेलीविजन, एक इलेक्ट्रिक आयरन और 5 लैंप जो कि 4 घंटा के लिए 100 वाट, है ना। देखिए, 5 लैंप 4 घंटा के लिए 100 वाट के लैंप है, ठीक। और टेलीविजन 125 और इलेक्ट्रिक आयरन 500 वाट का एक घंटे। तो दो, एक, तीन, तीन, और उधर 4, यानी टोटल कितना हो गया? 7 घंटा, है ना। अब हम लोग देखते हैं चरण दर गणना, ठीक है। चरण दर चरण गणना करते हैं अब हम लोग, कैसे होगा देखिए। लैंप जो है 5 गो है जो कि 100 वाट का है और 4 घंटा चला, यानी 2000 वाट, ठीक है। टोटल वाट कितना निकला? 2000। टीवी जो है, एक टीवी है 125 वाट यूज करता है, तो 2 घंटा में कितना?
250 वाट यूज कर लेगा। एक आयरन जो है, यानी लोहा लिख दिया, आयरन जो है, एक आयरन जो है 500 वाट खाता है 1 घंटा में, तो कितना 500 वाट आ गया। ठीक, तो कुल ऊर्जा यानी टोटल एनर्जी कितना हो गया, 2000 प्लस 250 और प्लस 500, टोटल कितना आ गया 2750 वाट। कितना आ गया टोटल 2750 वाट, 2750 वाट आया। ठीक है, अब हम इसको 2750 वाट को किलो वाट यूनिट में करेंगे। किस क्या चीज में करेंगे, किलो वाट में, क्योंकि भारत में जो बिजली का गणना किया जाता है, जो निकाला जाता है, वो किलो वाट में निकाला जाता है। ठीक है, तो इसको हम 1000 से भाग भी देंगे। ठीक, अगर मान के चलिए 2750 से 1000, एक शून्य से एक शून्य खत्म, एक दो, एक दो, यानी 2.75 है ना। 1000 से भाग देने पर कितना आ गया 2.75, यानी 2.75 किलो घंटा आ गया। ठीक है, किलो वाट बोलिए इसको, एक यूनिट बराबर 1 किलो वाट, यही क्या गया 2.75 क्या हो गया किलो वाट घंटा, किलो वाट घंटा। ठीक है, यूनिट्स। अब कुल लागत क्या हो जाएगा, 2.75 यूनिट्स उठा, गुना, अब हम रुपया से करेंगे गुना, यानी कितना रुपए प्रति यूनिट है, करा 0.40, यानी 40 पैसे प्रति यूनिट है, तो 0.40 को हम गुना करेंगे 2.75 से, तो कितना आ जाएगा 1.10, यानी 1 रुपया 10 पैसा। ठीक है, 55 देखिए, नीचे दिए हुए 4 छिद्रों वाले एक फव्वारे के चित्र पर ध्यान दीजिए। यही चित्र है, 1 2 3 4, 4 छिद्रों वाले फव्वारे पर चित्र पर ध्यान दीजिए। फव्वारे के कौन से छिद्र से पानी अधिकतम दूरी तक फेंका जाएगा, बताइए। एक से अधिकतम दूरी पर फेंका जाएगा, कि दो से, कि तीन से, कि चार से, कौन से नल से, छिद्र से पानी अधिकतम दूरी पर फेंका जाएगा। 3, ऑप्शन नंबर 3 है, जो कि 2, यानी 2 छिद्र से, 2 नंबर के छिद्र से पानी जो है अधिकतम दूरी तक फेंका जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2, सॉरी ऑप्शन नंबर 3 और छिद्र नंबर 2। ठीक है, देखिए 55 करा, 55 का विश्लेषण है। इस प्रश्न में पूछा गया है कि फव्वारे में कौन सा छेद, जिसे 1 2 3 4 के रूप में चिन्हित किया गया है, अधिकतम क्षैतिज दूरी तक पानी का छिड़काव करेगा। ठीक है, तो भौतिकी सिद्धांत, टैंक में छेद से निकलने वाले पानी की आर क्षैतिज सीमा टोरिसेली के नियम और प्रक्षेप्य गति द्वारा निर्धारित की जाती है। ठीक, दबाव, पानी का दबाव सबसे नीचे यानी छेद 1 पर सबसे अधिक, और सबसे ऊपर वाले जो छिद्र है छेद 4 पर सबसे कम होता है। परिणाम स्वरूप पानी छेद 1 से सबसे अधिक वेग से बाहर निकलता है। ठीक है, प्रवाह का समय, ऊपर से छेद 4 से गिरने वाले पानी को जमीन पर गिरने से पहले अधिक समय मिलता है, लेकिन उसका निकास वेग कम होता है। नीचे से छेद 1 से गिरने वाले पानी का वेग जो है, पानी का वेग अधिक होता है, लेकिन वह लगभग तुरंत ही जमीन पर गिर जाता है। ठीक, समाधान क्या है, जमीन पर रखे बेलनाकार टैंक के लिए अधिकतम क्षैतिज सीमा तब प्राप्त होती है जब छेद पानी के स्तंभ की ठीक मध्य ऊंचाई पर स्थित होता है, यानी छेद 1 और 4 नीचे, यानी छेद 1 और 4 नीचे और ऊपर के पास स्थित है, जिसके परिणाम स्वरूप दूरी कम होती है। मतलब छेद 1 नीचे है और छेद 4 ऊपर है, जिसके परिणाम स्वरूप दूरी कम होती है। छेद 2 और 3 मध्य के करीब है, यानी बीच में है। छेद 2 और 3 क्या है, मध्य में है। आरेख में दिखाई देने वाले अनुपातों के आधार पर छेद 2
कंटेनर के ऊर्ध्वाधर मध्य बिंदु के सबसे करीब प्रतीत होता है। इसलिए क्या इसलिए छेद 2 से पानी सबसे दूर तक जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। 56 निम्न ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? 4 ऑप्शन दिया गया है, दिखाते हैं। ये रहा आपका 4 ऑप्शन। पहला है प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा, दूसरा प्रकाश में ताप ऊर्जा, तीसरा ताप से जैव रासायनिक ऊर्जा, चौथा ऊष्मा से गतिज ऊर्जा। कौन सा ऑप्शन सही है? निम्न ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? 4 ऑप्शन है, बताइए कौन सा सही है। 1 नंबर सही है, प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा। 57 देखिए, 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस तापक्रम से वाष्प में 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम तक ले जाने के लिए कितने कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी? 80, 336, 720, 620। हाँ, कौन सा ऑप्शन सही है 57 का? 57 का ऑप्शन नंबर 3 सही है, 720। ठीक है, देखिए 57, 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस तापक्रम से वाष्प में 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम तक ले जाने के लिए कितने कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी? आंसर है 720 कैलोरी। स्पष्टीकरण देखिए इसका कि बर्फ पिघलने की गुप्त ऊष्मा 0 डिग्री सेल्सियस अनुपात 80 कैलोरी प्रति ग्राम। ठीक है, पानी का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस करने में 100 कैलोरी प्रति ग्राम। पानी को वाष्प में बदलने की गुप्त ऊष्मा 100 डिग्री सेल्सियस बराबर क्या है? 540 कैलोरी प्रति ग्राम। ठीक, ये रेशियो नहीं था ऊपर वाला, ये बराबर है उससे किया हुआ ना। ठीक, 540 कैलोरी प्रति ग्राम हो गया। कुल ऊष्मा 80, 100 और 540 को जोड़ देंगे तो कितना आ गया? 720 कैलोरी। ठीक है, 58 देखिए, 2 उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा 2 उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को कहते हैं तरंग दैर्घ्य। क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य। 59 देखिए, बेकिंग सोडा नामक आम रसोई सामग्री का रासायनिक नाम क्या है? बताइए। 1 नंबर होगा सोडियम बाई कार्बोनेट। क्या है? सोडियम बाई कार्बोनेट। इसका रासायनिक सूत्र होता है सोडियम बाई कार्बोनेट का NaHCO3। ठीक है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र NaOH। सोडियम हाइपोक्लोराइट का रासायनिक सूत्र NaOCl। ठीक है, और सोडियम पेरोक्साइड का रासायनिक सूत्र Na2O2। ठीक है, आंसर कौन सा होगा? सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, NaHCO3। 60 निकेल कैडमियम NiCd बैटरी का प्रयोग होता है कैलकुलेटर में, ट्रांजिस्टर में, कॉर्डलेस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में, उपयुक्त सभी में। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है 60 का? ऑप्शन नंबर 4 सभी में। कैलकुलेटर में भी होता है, ट्रांजिस्टर में भी होता है और कॉर्डलेस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में भी होता है निकेल कैडमियम बैटरी का। ठीक है, NiCd का प्रयोग।
कैलकुलेटर, ट्रांजिस्टर, कॉर्डलेस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। करा क्वेश्चन नंबर 61 में कि भारत के न्यूक्लियर रिएक्टर्स में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? यूरेनियम 270, यूरेनियम 500, गैसोहोल या यूरेनियम 238, कौन सा? ऑप्शन नंबर 4 यूरेनियम 238। ठीक है, यूरेनियम 238 ये क्या है? यूरेनियम है, यूरेनियम, यूरेनियम है ना, यूरेनियम। इसको यू जो दिया हुआ है इसको यूरेनियम पढ़ते हैं, तो यूरेनियम 238। ठीक है। 62 बाइनरी कोड में संख्या 7 लिखी जाती है। बाइनरी कोड में संख्या 7 लिखी जाती है। 111। ठीक है। 63 एक हल्के एवं एक भारी पिंड की गतिज ऊर्जा समान है। एक हल्के एवं एक भारी पिंड की गतिज ऊर्जा समान है, किसका संवेग अधिक होगा? भारी पिंड का, हल्के पिंड का, दोनों का संवेग समान होगा, यह सूचना अपर्याप्त है, मतलब जो दिया गया है सूचना वो गलत है। कौन सा ऑप्शन सही है 63 का? भारी पिंड का। कौन सा? भारी पिंड का। देखिए 63 एक हल्के एवं एक भारी पिंड की गतिज ऊर्जा समान है, किसका संवेग अधिक होगा? बता दिए हम आप लोग को आंसर। ऑप्शन नंबर 1 भारी पिंड का, है ना। समाधान देखिए क्या है। संवेग p और गतिज ऊर्जा के बीच का संबंध निम्नलिखित सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है। संवेग को स्मॉल p और गतिज ऊर्जा को कैपिटल K से दर्शाया गया है। ठीक, के बीच का संबंध निम्नलिखित सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है, यानी P बराबर √2m के। ठीक, जहां P बराबर क्या है? संवेग यानी मोमेंटम, m बराबर पिंड का द्रव्यमान यानी मास, और K बराबर गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी। ठीक, तर्क देखिए। तर्क है कि चूंकि दोनों पिंडों की गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी समान है, इसलिए संवेग सीधे द्रव्यमान के वर्गमूल के समानुपाती होता है, यानी P समानुपाती √m। ठीक है। इसका अर्थ इसका अर्थ है कि जिस पिंड का द्रव्यमान अधिक होगा उसका संवेग भी अधिक होगा। द्रव्यमान यानी मास और संवेग यानी P यानी मोमेंटम। ठीक है। तो करा कोची कि जिस पिंड का द्रव्यमान, इसका अर्थ है कि जिस पिंड का द्रव्यमान अधिक होगा उसका संवेग भी क्या होगा? अधिक होगा। ठीक है। अतः भारी पिंड का संवेग हल्के पिंड की तुलना में अधिक होगा। ठीक, इसलिए सही विकल्प कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 भारी पिंड का। ठीक है, भारी पिंड का। 64 देखिए। करा ऊष्मा संवाहकता गुणांक का आयाम है। ऊष्मा संवाहकता गुणांक का आयाम है। ठीक है, ये बीमा में दिया गया है। कौन सा ऑप्शन सही है? 4 बीमा दिया गया है, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 4 mLT के पावर -3 और K के पावर -1। ठीक है। देखिए समाधान तापीय चालकता का बीमीय सूत्र। ठीक, प्रश्न में तापीय चालकता के गुणांक का आयामी सूत्र पूछा गया है। चरण दर चरण व्युत्पत्ति। ठीक है, पहला क्या है? सूत्र किसी पदार्थ से होकर Q/T उष्मा प्रवाह की दर Q/T बराबर KA डेल्टा T बट्टा D। ठीक है, निम्न द्वारा दी जाती है, जहां Q बराबर क्या है? Q बराबर है उष्मा ऊर्जा, T बराबर समय, K बराबर ऊष्मीय चालकता का गुणांक, A बराबर
क्षेत्रफल और डेल्टा टी बराबर तापमान अंतर और डी बराबर मोटाई या दूरी। ठीक है। फिर है पुनर्व्यवस्थापन। पुनर्व्यवस्थापन के लिए के बराबर क्यू इंटू डी बाई ए इंटू टी इंटू डेल्टा टी। ठीक है। तीसरा है प्रत्येक पद के आयाम। क्यू यानी ऊर्जा रेशियो, यानी क्यू बराबर ऊर्जा बराबर क्या होगा, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स टू। ठीक है। दूरी एल, ए क्षेत्र एल स्क्वायर। ठीक है। और टी बराबर समय है जो कि कैपिटल टी, और डेल्टा टी यानी तापमान के। ठीक है। अब देखिए इसका अंतिम आयामों की गणना, अंतिम आयामों की गणना यानी के बराबर बीमा है, के बराबर एम एल स्क्वायर टी इनवर्स टू इंटू एल। ठीक है। बट्टा एल स्क्वायर इंटू टी इंटू के। ठीक है। तो के बराबर एम एल टी इनवर्स थ्री और के इनवर्स वन। ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही था, ऑप्शन नंबर 4। देखिए ऑप्शन नंबर 4 सही था, एम एल टी इनवर्स थ्री और के इनवर्स माइनस वन। ठीक है। यहाँ माइनस है जो आपको नहीं दिख रहा होगा, ये माइनस है और ये भी माइनस है। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 65 की ओर। 65, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? ये तो बहुत बार क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, ये तो मोस्ट वीआई हो गया। ऑप्शन नंबर 2 सही है, आर्किमिडीज का सिद्धांत। कौन सा है? आर्किमिडीज का सिद्धांत। छियासठ, धूम्र पर्दे युद्ध में छिपने एवं शत्रु को छलने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। धूम्र पर्दे प्रायः किसके वायु में परिक्षिप्त सूक्ष्म कणों के बने होते हैं? सोडियम क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड, टाइटेनियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। कौन सा ऑप्शन सही है 66 का? ऑप्शन नंबर 3, टाइटेनियम ऑक्साइड। टाइटेनियम ऑक्साइड। 67 देखिए, रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फाइड, मर्क्यूरिक सल्फाइड। मर्क्यूरिक सल्फाइड क्या है? मर्क्यूरिक सल्फाइड। 68, जेली बनाने हेतु निम्न में से कौन सा फल सर्वाधिक उपयुक्त है? 3, अमरूद। कौन सा है? अमरूद। 69, कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह है लकड़ी का चारकोल, चीनी का चारकोल, एनिमल चारकोल, नारियल का चारकोल। कौन सा ऑप्शन सही है 69 का? ऑप्शन नंबर 3, एनिमल चारकोल। 70, टेट्रा इथाइल लेड पेट्रोल में मिलाया जाता है, इसे जमने से बचाने के लिए, इसका स्फुलिंग बिंदु बढ़ाने के लिए, इसकी एंटी नॉकिंग रेटिना अपस्फोटन दर को बढ़ाने के लिए, इसका क्वथनांक बढ़ाने के लिए। कौन सा ऑप्शन सही है 70 का? इसकी एंटी नॉकिंग रेटिना अपस्फोटन दर को बढ़ाने के लिए। 71 देखिए, किस पदार्थ का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है? 71 देखिए, 71 में क्या कह रहा है, किस पदार्थ का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है? एलम, कैलोमेलू,
कैलोमेलू, जिंक क्लोराइड, जिंक ऑक्साइड। कौन सा ऑप्शन सही है 71 का? 71 का ऑप्शन नंबर 4 जिंक ऑक्साइड। 72 कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है, मैग्नीशियम की, कैल्शियम की, नाइट्रोजन की, जल की। ऑप्शन नंबर 3 नाइट्रोजन की। ठीक है, देखिए कह रहा है 72 नंबर क्वेश्चन में, कीटभक्षी पौधे ऐसी मिट्टी में उगते हैं जिसमें निम्नलिखित की कमी होती है, नाइट्रोजन की। ठीक है, स्पष्टीकरण देखिए क्या है। स्पष्टीकरण है, कीटभक्षी पौधे जैसे वीनस फ्लाई ट्रैप या पिचर प्लांट आमतौर पर दलदली या कीचड़ वाले क्षेत्रों में उगते हैं जहां की मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत कम होती है। ये पौधे कीटों को पकड़कर पचाते हैं और इस प्रक्रिया से अपनी नाइट्रोजन की आवश्यकता पूरी करते हैं। ठीक है, 73 देखिए, भार के अनुसार पानी में हाइड्रोजन का प्रतिशतता है। भार के अनुसार पानी में हाइड्रोजन का प्रतिशतता है, कितना है? ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही होगा 73 का? ऑप्शन नंबर 4 11.11%। ठीक है, देखिए 73 नंबर वही क्वेश्चन था, जल में हाइड्रोजन का भार अनुसार प्रतिशत कितना है? 11.11%। ठीक है, स्पष्टीकरण है, जल यानी H2O, जल का सूत्र क्या होता है? H2O का मोलर द्रव्यमान लगभग 18 ग्राम प्रति मोल है। और 18 ग्राम प्रति मोल कैसे? देखिए हाइड्रोजन का भार कितना होता है? 2, है ना, हाइड्रोजन का भार 2 यानी 2 गुना 1। ठीक, ऑक्सीजन 8, कितना हो गया? ऑक्सीजन का भार 8, 8 दूनी नहीं 16 होता है। ऑक्सीजन का भार कितना होता है? 16। एक ऑक्सीजन है, यहाँ कुछ नहीं है तो एक है, यानी एक ऑक्सीजन है। और तो ऑक्सीजन का भार कितना हो गया? 16। यहाँ हाइड्रोजन 2 गो है तो हाइड्रोजन का भार कितना होता है? 1। और 2 गो है तो 1 गुना 2 यानी हाइड्रोजन का भार 2, ऑक्सीजन का भार 16, टोटल 18। 18 आ गया। अब कह रहा है हाइड्रोजन का प्रतिशत, हमको हाइड्रोजन का प्रतिशत निकालना था। हाइड्रोजन का मान ऊपर रखेंगे, ठीक, और टोटल का मान नीचे रखेंगे। यानी ये क्या है? ये H2O है। ये ये H2O का भार है। ये H2O का पूरा जल का भार है 18। और ये जो है केवल हाइड्रोजन का भार है, केवल हाइड्रोजन का भार है ना। तो केवल हाइड्रोजन का भार पूछ रहा, तो हाइड्रोजन का भार बट्टा जल का भार H2O कितना? 18। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे, तो 2/18 गुना 100, 11.11%। यानी इसको 2/9 करेंगे, है ना, और तो 100/9 हो जाएगा। इसको हम 2 से काटे 9 बार में, ठीक, तो कितना हो गया? 100/9। तो 100/9 9 से भाग देंगे, तो 9 से भाग दीजिए तो 9 एकम 9, यानी एक बार में 9 एक 10 9 एक 9, 100 को 9 से भाग दीजिए तो 9 देंगे, तो 100 से एक मरते में 9, तो बचा कितना? एक, एक का 0, फिर 10 हो गया, फिर 10 हो गया, फिर एक मरते में लगाएंगे, फिर एक मरते में बचे कितना? तो 9, एक बचेगा, ठीक, फिर एक का 0 यानी दशमलव, फिर एक मरते में लगाएंगे 9, फिर बचेगा कितना? एक, फिर 0, फिर एक मरते में 9, तो 11.11%, यानी 11.11%। ठीक है, 100/9, यानी 100 को 9 से भाग देना है। ठीक है, तो कितना आ गया? 11.11%। ठीक है, देख लीजिए ध्यान से। 74 देखिए, रॉबर्ट वेबस्टर कौन से एक क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? इन्फ्लुएंजा वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस। ठीक है, 75 देखिए, निम्न में कौन सा ताप जहरीला नहीं है? निम्न में से कौन सा ताप जहरीला नहीं है? ताप नहीं होगा, क्वेश्चन मिसप्रिंट है, सांप होगा। कौन सा होगा? सांप।
निम्न में कौन सा सांप जहरीला नहीं है? कोबरा, वाइपर, कोरल स्नेक या अजगर? कौन सा सांप जहरीला नहीं है? 75 के 4 ऑप्शन सही होगा। देखिए, अजगर जो है जहरीला नहीं है, मतलब जहर तो होगा ही, लेकिन वो अजगर जो है वो जहर से मारने से बेहतर समझता है किसी चीज को कसकर चाप के मारने से। वो अपने दुश्मन को क्या करता है, वो कस के क्या करता है, अपने शरीर में वो कस लेता है, ठीक है, और तोड़ देता है उसको। तो अजगर जो है शरीर को बांध के मारता है, चारों तरफ से वो घेर लेगा तब मारेगा उसको, ठीक। अजगर, कोबरा, वाइपर, कोरल स्नेक ये सब बहुत जहरीला होता है। अजगर जहरीला नहीं है, मतलब जहरीला होगा ही, लेकिन वो क्या है, वो अपने शत्रु को शरीर से चाप के मारना पसंद करता है, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन 75 तक ही रखते हैं। टोटल जीके जीएस का टोटल 75 क्वेश्चन हो गया, तो आज का लास्ट क्वेश्चन था 75, जो कि हम लोग देख लिए। तो अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो, ये क्लास अगर अच्छा लगा हो, तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, ताकि इसी तरह और भी हम क्लास लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें मॉडल प्रैक्टिस सेट 8 देखेंगे, ठीक है। तो चलिए, आज का क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक। तब तक के लिए ये जो क्वेश्चन है उसको याद कीजिए, और अगर आप लोग चाहिएगा तो हम इसका जो क्वेश्चन है टेलीग्राम आईडी में डाल देंगे, ठीक है। मेरा टेलीग्राम आईडी है मैथ्स बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है। आप लोग उसमें से जाके क्वेश्चन ले सकते हैं, ठीक। तो चलिए, आज हम लोग क्लास खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।